5,000 साल से इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद ही सिखाया जा रहा था। हमें अछूतों को अछूत ही रखा गया था। लेकिन एक डॉक्टर अंबेडकर आए। डॉक्टर अंबेडकर ने आकर के चंद दिनों में, चंद वर्षों में आकर के अपनी मुहिम चलाई और हमें संविधान दिया, इस देश को संविधान दिया। इसी तरह अभी देर नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। उनकी भी शुरुआत है और उनकी शुरुआत करते ही हमने भी शुरुआत कर दी है। ठीक है। अशोक जी, आज का जो कार्यक्रम आपने रखा, 14 और 15 के 2 कार्यक्रम आपने रखे थे, कल के कार्यक्रम समापन के बाद आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बता सकते? जी देखिए, हमारा 2 दिवसीय सम्मेलन अनुसूचित जाति जनजाति एकता और उनके संवैधानिक अधिकार बचाओ, ये सम्मेलन हमने दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम किया है। हमारे संगठन के पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से जो हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा के, वो सब आए हैं यहाँ पे डेलीगेट बन के। और हमने जो मिशन चलाया है 20 दिन 1 महीने से, संविधान चालीसा, जो कि बहुत जरूरी था। संविधान के जो अधिकार हैं, जो हमारे SC ST के अधिकार हैं संविधान में, उन अधिकारों को अपने SC ST को बताने के लिए कि भाई तो आपके ये अधिकार हैं, चाहे रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे एजुकेशन का अधिकार हो, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे उसमें हमारा जमीन का अधिकार हो, और चाहे हमारा न्याय और सुरक्षा की बात हो। तो उन सब चीज़ों को लेके, उन अधिकारों को लेके हम पूरा जनजागरण कर रहे हैं संविधान चालीसा के माध्यम से। और मैंने खुद 15 दिन दिल्ली में, पूरा 15 दिन साइकिल चला के, और करीब 700 साढ़े 700 किलोमीटर हम दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम करके हमने लोगों को अवेयर किया, पर्चे बांटे, उनको समझाया। और कल जो 14 तारीख को जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे, पूरे दिल्ली और पूरे देश से आए थे। पंजाब से तो भारी संख्या में लोग आए, और तमाम हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, अपने महाराष्ट्र से, बंगाल से, और सारी जगह से हमारे इसमें लोग आए, पार्टिसिपेशन किया। तो उस कार्यक्रम जो पूरे देश में प्रेस मीडिया ने, जो हमारा संविधान को मानने वाला प्रेस मीडिया, उसने जिस तरह उसको हाईलाइट किया, और जैसे हमने एक 25 सूत्रीय मांग पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को दिया कि उसमें हमारे जातिगत जनगणना से लेकर के अनुच्छेद 17 में जाति को खत्म करने का, अस्पृश्यता को खत्म करने का कार्यक्रम और कानून बनाने की मांग को लेकर के तमाम हमारा है। शिक्षा, धन और संपत्ति में अपने 22.5% अधिकार का जो हमारा वो है मांग है, संवैधानिक मांग, वो सब हमने उनके सामने रखा। निजीकरण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करना, और निजीकरण की वजह से 1992 से लेकर 2022 तक जो नुकसान SC ST का हुआ है, उस SC ST के नुकसान की भरपाई, उसमें प्राइवेट सेक्टर में उसको लागू करके आरक्षण को, और प्लस जो राजस्व आया है उस प्राइवेटाइजेशन से, जो सरकारी संस्थान बेच के, उसका राजस्व का 22.5% हिस्सा और उसका ब्याज हमें SC ST को चाहिए। इसको करते हुए फिर हमने साथ साथ जो एक देश के अंदर उन्माद फैलाया जा रहा है, उन्माद इसलिए फैलाया जा रहा है, वो धार्मिक उन्माद, कि उसकी आड़ में SC ST के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। वहाँ पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, एजुकेशन के लिए नई शिक्षा, आर्थिक नीति, शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। अर्थतंत्र को वो बर्बाद करके, सारा बेच करके उसमें हमारे अधिकारों को बेचा जा रहा है। और दूसरी बात ये, उन संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है, मोन्यूमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, जो भारत की संपत्ति हैं और भारत को कमा के देते हैं, भारत के राजस्व में हजारों करोड़ रुपया सालाना कमा के देते हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं ये, क्योंकि उस राजस्व में 22.5% जो भी सरकार के पास पैसा आता है अलग अलग संसाधनों से, चाहे वो टैक्स से हो, टूरिज्म से हो, चाहे वो अपने घरेलू उत्पाद से हो, GDP से हो, जिस भी तरीके से पैसा भारत के खजाने में आता है, उसका 22.5% हिस्सा SC ST का होता है। उनके विकास पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, उनके ऊपर खर्चा होता है। तो ये उस सब चीज को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थानें हो, चाहे वो उसकी मोन्यूमेंट्स हो, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और दूसरे जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो सरकार को कमा के देते हैं और उसमें हमारा हिस्सा होता है, उन सब संसाधनों को खत्म कर देना चाहते हैं। फिर ये कहेंगे देखो हमारा पैसा ही नहीं है, हम कहां से आपको दें। अब ये देखिए, ये 5 खाली मोन्यूमेंट्स, एक दिल्ली का ये कुतुब मीनार, लाल किला, और आगरा का आगरा फोर्ट, और वहां का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, इन्होंने 2017
और से लेकर के 2019 तक इन 3 सालों के अंदर 200 करोड़ रुपए का राजस्व भारत के खजाने में दिया। अब ये किसी इसको मंदिर बना देंगे या उसको कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बना देंगे तो किसी पंडित जी के घर में जाएगा वो पैसा, वो हमारे काम तो नहीं आएगा ना, भारत के विकास में तो वो काम नहीं आएगा। तो हमने इसलिए भी ये संविधान चालीसा को, हनुमान चालीसा की वो आड़ में जिस तरह से ये हमें गुमराह कर रहे हैं जनता को, SC ST के लोगों को, हमने कहा संविधान चालीसा हमें शक्ति देता है, अधिकार देता है, और इसीलिए संविधान चालीसा का पाठ हमने शुरू किया और इसको पूरी देश में हम फैला रहे हैं, पूरी तेजी के साथ फैला रहे हैं। और तमाम हमारे संगठन, जन संगठन, हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन डॉक्टर चंद्रकला सिंह जी जो प्लेबैक सिंगर हैं वो भी यहाँ से आई हैं, और तमाम हमारे आदिवासी नेता राजू दादोड़ा जी, हमारी कमलेश बहन जी, और चंडीगढ़ से हमारे टांक साहब, दिलबाग टांक साहब, और हमारी मीना सिरेलान जी बहन जी, और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो तमाम, चाहे बहन शशिराज जी हों और चाहे तमाम हमारे मयूर भाई हों, तुषार जी और तमाम धर्मवीर जी, हमारे सब यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं, और हमारे राजेंद्र झंझोड़ जी यहाँ पर आए, हमारे महंत पंकज जी यहाँ पर आए, नरेश चौधरी साहब, मुकेश उज्जैनवाल, सभी साथी हमारे यहाँ पर आए, और जो कल का ऐतिहासिक जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, और आज हमारा ये सम्मेलन है, हमारे 50 प्रतिनिधि यहाँ पर चर्चा में कर रहे हैं, पूरे देश से एक दो संगठन के लोग, और हम यहाँ आज एक कार्यक्रम लेकर के जाएंगे, एक एजेंडा, और इस संविधान चालीसा को बढ़ाएंगे, और 25 सूत्री हमारा जो संवैधानिक मांग पत्र प्रधानमंत्री महोदय को दिया है उसको लागू करवाने के लिए हम पूरे देश में जन जागरण चलाएंगे और पूरे देश में धरने प्रदर्शन करेंगे, और प्रधानमंत्री महोदय से हम अपील करेंगे हाथ जोड़ करके कि हमें समय दें और इस पर चर्चा करें 25 सूत्री मांग पत्र पर, जिससे कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिल सके। ये हमारा अभी आपने कहा कुतुब मीनार को अगर विष्णु स्तंभ बना दिया जाता है तो उसका राजस्व कुछ पंडितों के हाथ में जाएगा, वो कैसे? क्योंकि बड़े बड़े मंदिर जो है उनका राजस्व वो सरकार के हाथ में। जी नहीं, कोई सा एक मंदिर बताओ जिसका राजस्व सरकार के खाते में जाता है। देख लो बड़ा मंदिर, नाम बताओ। राम मंदिर का भी सरकार के हाथ में जाएगा? जी नहीं, वो प्राइवेट ट्रस्ट है। सोमनाथ मंदिर का भी बिल्कुल नहीं जाता। कौन कर रहा है? नहीं जाता। देखिए टैक्स मुक्त है, सब वो ट्रस्ट बने हुए हैं, और वहाँ पर तमाम वो जो अपर कास्ट के लोग ही पुजारी हैं, वहाँ पर उसका भंडारी भी वो हैं, देख रेख करने वाले भी वो हैं। उसका सरकार के अधीन जा रहा है राजस्व, आप कह रहे सरकार के अधीन नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा है? क्या जा रहा है सरकार के? ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हो कि जिनके हाथ में वो राजस्व जा रहा है, वो ब्राह्मण खुद मुहिम चला रहे हैं। नहीं, वो चला नहीं रहे। अभी पीछे एक सरकार ने ऑर्डर पास किया था, खासतौर पे तमिलनाडु सरकार ने, कि जो वहाँ के मंदिर हैं उनका जो भी ट्रस्ट है वो उनका बैंक अकाउंट में खाते में खुलवाएं, और जो वहाँ का सोना चांदी या जो पैसा है वो बैंक में रखा जाए। तो वो उसी का विरोध करने लग गए। अब बैंक का पैसा रखा जाएगा तो भारत के खजाने में जाएगा वो पैसा, और उस पैसे से भारत की GDP बढ़ेगी, भारत का रुपया मजबूत होएगा, भारत के लोग मजबूत होंगे, उससे विकास होगा। उन पुजारियों को उस बात से भी तकलीफ है कि वो ये नहीं कह रहे सरकार की भाई हमें दे दो, या इसमें प्राइवेट दलितों को बिठा दो, किसी को बिठा दो। वो उस ट्रस्ट को कह रहे हैं कि खाता खोलो और ये पैसा सोना चांदी वहां रखो। वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो इस बात का नहीं, सरकार नहीं ले रही अपने हाथ में। सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि उस पैसे को जो मंदिरों का है उसको सिर्फ बैंकों में रखो, वो उसका विरोध कर रहे हैं। अशोक जी, क्या जो आपने अभी तक चलाया संविधान चालीसा, क्योंकि इशू बना हुआ है हनुमान चालीसा, क्या हनुमान चालीसा पे संविधान चालीसा भारी पड़ रहा है? नहीं, वो हमेशा से भारी था, पढ़ नहीं रहा, भारी है। देखिए 26 जनवरी 1950 से पहले ये तमाम 5000 साल तक ये हनुमान चालीसा ही तो पढ़ रहे थे। हम तो अनपढ़ थे, हमें तो जो पढ़ा रहे थे हम वो देख रहे थे, लेकिन हमारी हनुमान चालीसा पढ़ने से 5000 साल से हमारे शिक्षा तो नहीं मिली हमारे लोगों को। उस समय अछूत थे, हमें तो पानी भी नहीं लेने देते थे, हमें सार्वजनिक रास्तों पर दुकानों पर नहीं आने देते थे, हमें कपड़े पहनने का, साफ सुथरे पहनने का अधिकार नहीं था। हमें जिस जाति में पैदा हुए, जिस जाति का काम तय था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, हमें वही करना पड़ता था, उसी को करते करते मर जाना पड़ता था। लेकिन भारत का संविधान लागू होते ही हनुमान चालीसा की व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, मनुवाद को की मनुस्मृति को जैसे रिमूव किया, उसके तुरंत बाद से हमारे इस देश में जो अछूत कहलाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको पढ़ने का अधिकार मिला, स्कूलों में जाने का अधिकार मिला, उनको अपने योग्यता अनुसार और मेहनत अनुसार नए नए रोजगार, नए नए कामों पे करने का, पदों पे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पे आने का अधिकार मिला, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, उनको मंत्री, संतरी और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला। तो ये जो संविधान चालीसा है वो हर हालत में, हर समय पर इस हनुमान चालीसा से वो भारी है और भारी था और रहेगा। अधिकारों की बात की अशोक जी, मेरा सवाल है कि आपके कई राज्यों से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, क्या लगता है कि ये जो लोग आए हैं वो संविधान चालीसा के रूप में संविधान को बढ़ा पाएंगे वहां पे अपने अपने राज्यों में जाके? आपको क्या लग रहा है? जी बहुत किसी की मोबाइल टोन साईं बाबा की चल रही है आपके यहीं के लोगों की, क्योंकि वही लोग अभी तक संविधान चालीसा पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए दो सवाल आए। एक सवाल तो ये पहला वाला कि हमारे अभी जो साथी यहाँ पर जो हमारा कल प्रोग्राम करके जो हमारा ये दिल्ली प्रतिनिधि सेशन है, ये इसीलिए कि सब साथियों ने अपने अपने वहाँ जा करके संविधान चालीसा का जैसे यहाँ पे किया है उसका वो वहाँ पर पाठ करवाएंगे, वहाँ कार्यक्रम करेंगे। और 24 तारीख को आपकी प्रेस के लिए बता दें, 24 आने वाली 24 मई को चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में हमारे अनार्य श्रेष्ठ मुकेश अनार्य जी जिम्मेदारी लेकर के गए। अब ये दूसरे राउंड का चंडीगढ़ में ये हमारा संविधान चालीसा का कार्यक्रम है। और एक मुरादाबाद में हमारे साथी करण वाल्मीकि जी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मुरादाबाद में अगले महीने में तारीख भेज देंगे, मुरादाबाद में होगा। तेलंगाना के साथियों ने उन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीने में वो वहां पर तेलंगाना में कराएंगे। और देहरादून के साथी विजय कुमार जी ने कहा है देहरादून में संविधान चालीसा का पाठ होगा। तो 4 कार्यक्रम हमारे बिल्कुल अभी तैयार है, सब साथी इसी लेंगे। और हमारी बहन चंद्रकला सिंह जी ने जो प्लेबैक सिंगर है, मुंबई में रहती हैं, उन्होंने कहा है कि वो शायद 15-20 दिन के अंदर ही संविधान चालीसा मुंबई में करवाएंगे। तो ये हमारे 5 कार्यक्रम अभी हमारे साथियों ने ले लिए हैं और अभी और हमारे साथी लेंगे। और दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए भारत के संविधान में बाबा साहब ने अनुच्छेद 25 में ये दिया हुआ है कि भाई कोई नागरिक भारत का कौन सा धर्म को मानता है, किस भगवान को मानता है, कौन सी टोन मोबाइल में लगाता है, या क्या वो किस पद्धति से चाहता है धर्म को मानना, उसको बिल्कुल आज़ादी है। लेकिन उसको ये कतई आज़ादी नहीं है कि वो किसी भी तरीके से ये आज़ादी नहीं है कि वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे के मंदिरों में, किसी मस्जिदों में, किसी के और आस्था के घरों में, उनके घरों में घुस करके, जो दूसरे धर्मों के हैं उनके घरों में घुस करके तुम अपनी चालीसा करो, तुम अपने धर्म ग्रंथ करो, तुम अपनी पूजा पाठ करो, दूसरों के ऊपर अपने धर्म को थोपो, ये कहीं संविधान में इजाजत नहीं है। और जो आपने जो सवाल पूछा है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उस नहीं बिल्कुल ठीक है। वो देखिए बदलने से पहले क्या अपने संगठन को बदलना, परिवर्तन लाना नहीं, वो ये देखिए ये बड़ी बात है, रातों रात कुछ नहीं चेंज होता। वो बड़ी बात है कि जो लोग आकर के आज संविधान पे बात कर रहे हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े मैंने नेता देखे, अभिनेता देखे, जिनसे मैं पूछता हूं कि भाई तुम्हें ये आर्टिकल उसका पता है कि उसमें बाबा साहब ने उसके प्रेम्बल में क्या लिखा, पहली लाइन नहीं पता लोगों को। तो हम ये बताने में सफल हुए और उसको सुन के लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं। अभी तक वो उसी हिस्सा था, साईं बाबा की टोन लगाना, जय माता की टोन लगाना, बजरंगबली की टोन लगाना, अभी भी है, लेकिन वो बदल जाएगा। और धीरे धीरे जैसे हमारी बहन डॉक्टर चंद्रकला सिंह जी ने कल संविधान के ऊपर एक गाना रिलीज करा है, और जो हमारा संविधान चालीसा का भी एक गाना आ रहा है, धीरे धीरे अब वो जो हमारे साथी जो हमारे संविधान चालीसा के मकसद को समझते रहेंगे, तो वो जितनी भी टोन है हनुमान की, माता की, पिता की, वो सब बदलती चली जाएंगी और संविधान चालीसा की टोन लगती चली जाएंगी। शशि राज जी, आपके सवाल है। लगातार आप पिछले कई सालों से आंदोलन में तैयार लगे हुए हैं, तो कितनी महिलाएं अब तक आपके साथ जुड़ी इस आंदोलन में, और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? बार बार सरकार एक बात कहती है, सरकार से एक बार डिमांड की जाती है महिला रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व, जो सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है, तो उस पर आपकी क्या रणनीति है? मेरे मिशन के साथ जो है बहुत सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उसमें बहुत सी पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दिल से सभी जुड़ी हुई हैं। और सरकार से हमारी डिमांड है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें अलग से SC ST महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सदियों से दबी कुचली रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को भी बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, इक्वल मतलब समानता के साथ उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा क्या कारण है कि आपको लग रहा है जब महिला रिजर्वेशन अगर लागू होता है तो उसमें SC ST महिलाओं को क्या उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा? जो महिला आरक्षण है उसमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो ऊंची जाति की जो कहते हैं तथाकथित, मेरी नज़र में वो है नहीं लेकिन कहते हैं, उनको जो मिल रहा है वो उसका फ़ायदा ले जाते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारे जो लोग हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में वो स्तर नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है, तो वो वहाँ पे ही कंपटीशन में वो पिछड़ जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन होता है। तो हमारी महिलाएं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हमें अलग से रिजर्वेशन चाहिए, हर सरकारी स्कूल में भी, सरकारी में है, हमें प्राइवेट स्कूलों में भी रिजर्वेशन चाहिए, और हर जगह हमारी SC ST महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
देखिए इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा इसी महिला रिजर्वेशन सवाल में, क्योंकि देखिए जहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं है, चाहे वो तीनों सेनाएं हों, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, चाहे वो राज्यसभा हो, जहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं है वहाँ पर हमारे लोगों को ये भर्ती नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये जो महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसका सारा फायदा अपर कास्ट और अपर मजबूत आर्थिक मजबूत महिलाएं उसका फायदा उठा लेंगी। तो इसीलिए उसमें जब तक रिजर्वेशन में कोटे में कोटा नहीं होगा, 22.5% हमारे महिलाओं का रिजर्वेशन उसमें नहीं होगा, तो हमारी महिलाओं को वो किसी भी हालत में मौका नहीं देंगे। और जो 33% रिजर्वेशन है वो अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। अभी जो इनको सीटें बंटवारे होंगे उसमें हमारी एससी महिला को कौन आने देगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई महिला रिजर्वेशन में 22.5% हमारा महिलाओं का रिजर्वेशन SC ST का होना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जब मेल रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है तो महिलाओं को आरक्षण की बात कैसे पूरी हो पाएगी? नहीं देखिए, वो मेल रिजर्वेशन तो वो कर रहे हैं ना खत्म करने की, मेल नहीं। देखिए इसमें भी समझ लो, वो जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है वो भी हमारी महिला आदमी दोनों का है, नौकरी में शिक्षा में वो महिला उसमें सब जा सकती हैं। और इनका देखिए हमारा 22.5% था और ओबीसी का 27% है और इनके पास 51% था ऑलरेडी था, उसमें भी 10% इन्होंने जनरल गरीब का रिजर्वेशन कर लिया। उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भर रहा, इन्होंने महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दे दिया। होना चाहिए 50% महिलाएं, मगर महिलाओं में भी तो ऐसी महिलाएं हैं भाई, उन ऐसी महिलाओं को उस महिलाओं को अगर आपको एम्पावर्ड करना है या उनको प्रतिनिधित्व देना है तो फिर भैया उसमें से ऐसी महिलाओं को तो देंगी नहीं दूसरी जनरल महिलाएं, तो उसमें भी हमारा रिजर्व करो, हमारा प्रतिनिधित्व हमारी महिलाओं का इंश्योर करो। 22.5% हमें उसमें रिजर्वेशन चाहिए। संविधान चालीसा लाने में कहीं आपको देरी तो नहीं हो गई? जिस तरीके से हनुमान चालीसा सबके मन में बस चुकी है, संविधान चालीसा कहाँ तक ग्रहण कर पाएंगे लोग? देखिए देर कभी नहीं होती। 5000 साल से इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद ही सिखाया जा रहा था, हमें अछूतों को अछूत ही रखा गया था। लेकिन एक डॉक्टर अंबेडकर आए, डॉक्टर अंबेडकर ने आकर के चंद दिनों में चंद वर्षों में आकर के अपनी मुहिम चलाई और हमें संविधान दिया, इस देश को संविधान दिया। इसी तरह अभी देर नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। उनकी भी शुरुआत है और उनकी शुरुआत करते ही हमने भी शुरुआत कर दी है। ठीक है।